फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पेपर नंबर 2 से है और आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन को देखेंगे बट हम बहुत सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ at the fulcrum of Cold War 2.0, and this time it would be hard for India to navigate independently. Analyze the strategic encirclement of India in an emerging Sino-India challenge. दुर्भाग्य से भारत खुद को शीत युद्ध 2.0 के बीच में पाता है। बीच में आएगा गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा। और इस बार भारत के लिए स्वतंत्र रूप से नेविगेट करना मुश्किल होगा। उभरती चीन भारत चुनौती में भारत के रणनीतिक घिराव का विश्लेषण करें। तो बहुत अच्छा आर्टिकल एक ORF में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे इस ORF के आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया गया है कि ईरान में जो है डील कर ली गई है, उससे जो है चाइना का जो इम्पैक्ट है, चाइना का जो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं पूरी होते हुए नज़र आ रही है। तो अब इसका और हमारा जो इंडिया है, बिकॉज इंडिया और US से और चाइना के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा और यहाँ पे जो एक प्रॉक्सी स्टेट डेवलप होता है, जो एक प्रॉक्सी जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगी वो इंडिया और चाइना के बीच में होगी। तो ये एक अपने आप में काफ़ी स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक एक सिचुएशन उभरती हुई नज़र आ रही है। उसमें इंडिया कैसे नेविगेट करे अपने आप को, इस बारे में हमें जो है आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हम इसमें लिखेंगे। उसके अलावा बाकी आर्टिकल्स का भी डिस्कशन करेंगे। सो हमारा जो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हम इस वाले आर्टिकल से देंगे। इंडिया एज द फुलक्रम इन अ कोल्ड वॉर 2.0, सुशांत सरीन जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि काफ़ी सीनियर जो है फेलो हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये जो कोल्ड वॉर 2.0 है ये USA और चाइना के बीच में अनफोल्ड हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। और इस बार इंडिया जो है अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर एक यहाँ पे एक अपने नेबर को जो है एग्रेसिव स्टांस लेते हुए देख रही है। और इस वक्त जो है इंडिया के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं हैं। इंडिया ना तो जो है ये चूज़ कर सकती कि वो इस वॉर में एकदम बीच में रहे और इस पोजीशन को लिवरेज करके अपने आप को सिक्योर कर ले स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली, ना ही इंडिया जो है जो कल्चरल, हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल लिंक, जैसे कि 1962 के आसपास कहा गया था हिंदी चीनी भाई भाई, तो वो सब लिंक के बेसिस पे भी हम जो है चाइना के साथ एक स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये स्ट्रैटेजिक सेल्फ डिसेप्शन हो जाएगा, खुद को जो है धोखा देने वाली बात होगी, क्योंकि चाइना हमें जो है अपना भाई के रूप में नहीं देखता है। जो फ्रेंडली और गुड नेबरली रिलेशंस हैं, अगर हम इसके पीछे अगर अपने आप को छुपाने की कोशिश करें या फिर सोचें कि चाइना फ्रेंडली नेबर की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये काफ़ी गलत है, क्योंकि हम बहुत सारे मल्टीपल फोरम्स पे देख चुके हैं किस तरह से चाइना कोई भी मौका नहीं छोड़ता है इंडिया को हर्ट करने का। आपको याद होगा कि जो परसों हमने आर्टिकल किया था वहाँ पे मैंने आपको जो चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू बताया था और उसमें साफ लिखा हुआ था कि चाइनीज़ थिंक टैंक्स क्या सोचते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि इंडिया को जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे हर्ट करो। तो ये यहाँ पे ये सोचना कि इंडिया जो है नेबरली रिलेशंस अच्छे हैं, हमारा नेबर है, बड़ा नेबर है तो हमें हेल्प करेगा, ये भी हमारी सोच जो है ये सेल्फ डिसेप्शन वाली होगी। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर हम रीप करना चाहें चाइना को यूज़ करके, तो अल्टीमेटली हमारा जो है वो स्ट्रैटेजिक लॉस होगा। हम इस बार जो है पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी भी नहीं बना सकते, मतलब कि न्यूट्रल नहीं रह सकते, क्योंकि या तो हम अगर नॉन अलाइनमेंट 2.0 में जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज थ्रेट हमारे लिए काफ़ी रियल है, थ्रेट हमारे बॉर्डर्स पे है। और इस अगर हम नॉन अलाइनमेंट करते भी हैं तो हमारी सिक्योरिटी और इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और हमारा फ्यूचर जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इस वक्त जब वर्ल्ड दोबारा जो है एक नए अलाइनमेंट्स में एंटर करने जा रहा है, इंडिया को इस बार कोई ना कोई साइड चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडिया साइड चूज़ नहीं करती तो उसको न केवल ईस्ट से स्क्वीज़ किया जाएगा, न केवल जो है चाइना के द्वारा स्क्वीज़ किया जाएगा, बल्कि USA के द्वारा भी स्क्वीज़ किया जाएगा और इंडिया जो है बीच में फंस के कोलेटरल डैमेज जो है इंडिया का होगा, जैसे 1962 में हुआ था और हमें जो है काफ़ी ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ा था। तो इस बार हम ये गलती नहीं कर सकते। कोल्ड वॉर 1.0 जो कि हमारे एक डिस्टेंट थिएटर में लड़ा गया था, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो थिएटर यूज़ होता है ना गाइज,
ये जो है काफ़ी, अगर हम वॉर के संबंध में बात करें या फिर कोई कोल्ड वॉर के, स्पेशली वॉर, ये कोल्ड वॉर भी एक तरह का वॉर ही है, तो कोल्ड वॉर के संबंध में अगर बात करें तो थिएटर का मतलब होता है कहाँ पे वॉर चल रहा है, कौन सी पार्टीज़ हैं, किस जोग्राफिकल एरिया में वॉर चल रहा है। तो जो कोल्ड वॉर 1.0 था वो हमसे काफ़ी दूर के थिएटर में था। क्यों? क्योंकि रशिया भी हमसे दूर है और यूएसए भी हमसे दूर है। और इसमें जो डैमेज हुआ, अफ़गानिस्तान का जो डैमेज हुआ, वो आज तक अफ़गानिस्तान उसको रीप कर रहा है। अगर आप आर्काइव्स में जाकर के इंटरनेट पे 1960 के अफ़गानिस्तान की पिक्चर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आज का जो तालिबान है उस वक्त उस कोई नामो निशान नहीं था। फीमेल्स के पास जो एक अच्छी खासी मतलब एजुकेशन भी उनको दी जाती थी, और उनकी जो रहन सहन है वो आज से काफ़ी डिफरेंट है। अभी देख के आपको लगेगा कि मेडिवल टाइम्स में चले गए, और 1960s में आपको लगेगा कि कितना मॉडर्निज्म है। तो ये जो है अफ़गानिस्तान का जो कल्चरल और जो आपका इकोनॉमिक सेटबैक मिला है, अफ़गानिस्तान अभी तक उससे उबर नहीं पाया, क्योंकि अफ़गानिस्तान उस वक्त जो है एज अ थिएटर ऑफ वॉर रूप में कन्वर्ट हो गया था। तो इसी तरह से इंडिया को भी ये सोचना होगा कि अगर इस बार हम जो है कोल्ड वॉर के वक्त अगर हम नॉन अलाइंड रहते हैं तो अल्टीमेटली थिएटर ऑफ वॉर तो इंडिया की तरफ आना ही है, क्योंकि हमसे दूर नहीं है ज़्यादा। ऐसे में अब हमें जो है साइड चूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें ना केवल ईस्ट, मतलब ना केवल चाइना स्क्वीज़ करेगा, बल्कि हमें जो है वेस्ट भी स्क्वीज़ करेगा, और फिर हमारे लिए वो पोजीशन अनटेनेबल हो जाएगी, अनअचीवेबल पोजीशन हो जाएगी। पिछले कुछ सालों से यूएसए और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी जो है नीचे गया है, काफ़ी स्पाइरल डाउन किया है। जनवरी 2018 में नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जो यूएसए की थी उसने क्लियरली आइडेंटिफाई किया था, इंटर स्टेट स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन का जो आइडेंटिफिकेशन किया था, उसमें उसने जो है चाइना और रशिया को आइडेंटिफाई किया था एज प्राइमरी कंसर्न। मतलब कि अगर कोई कंट्री चाइना के यूएसए को कॉम्पीट कर रही है या स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन दे सकती है तो वो चाइना या रशिया होगी, और इनके लिए हमें जो है पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसा यूएसए का कहना था। जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कुछ महीने के बाद सबसे पहला जो शॉट था वो फायर किया गया था यूएसए की तरफ से ट्रेड वॉर के रूप में, जब यूएसए ने जो है टैरिफ्स इम्पोज किए थे चाइना के ऊपर, और उसके बाद से ये एस्केलेशन होता चला गया है। अब सिचुएशन एक ऐसी आके खड़ी हो गई है जहाँ से पीछे लौटना जो वर्ल्ड है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कोल्ड वॉर का ये जो एक थ्रेट है, ये काफ़ी कोविड-19 पैंडमिक ने इसको और ज़्यादा बहुत स्पीडन अप कर दिया है, तेज़ कर दिया है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बुरी तरह से जो है अफेक्ट हुआ है, और जो प्रोसेस था कोल्ड वॉर का ये एक्सेलरेट हो गया इस पूरे कोविड की प्रकरण की वजह से। उसके अलावा चाइना ने एक तो देखिए कोविड का पैंडमिक चाइना से ओरिजिनेट हुआ। अब अगर आप जस्ट फॉर वंस अगर आप सोचिए, बाई चांस, खुदा न खास्ता, अगर ये 1% भी, अगर ये मान लीजिए ताइवान से इमर्ज हुआ होता, या फिर मान लीजिए सिंगापुर से इमर्ज हुआ होता, या फिर मान लीजिए इंडिया से इमर्ज हुआ होता, तो क्या हमें वेस्ट और ईस्टर्न कंट्रीज छोड़ देती? कोई कंट्री नहीं छोड़ती, इवन चाइना नहीं छोड़ती। चाइना जो है एग्रेसिवली जो है बिहेव करती। वर्ल्ड ने इवन यहाँ तक कि WHO ने उसको वुहान वायरस नाम देने की जगह हमें सेंसिटाइज करने की कोशिश की, और कोविड जो है उसका नाम रखा गया, जिससे कि उस रीजन को जो है वो ना किया जाए, उस रीजन का जो है नाम बदनाम ना किया जाए, या स्टिग्मा ना अटैच किया जाए उस रीजन की वजह के लिए। बट बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनका नाम जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर लगा हुआ है, और उस वक्त किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो यहाँ पे हम चाइना का जो एक देख सकते हैं, चाइना का जो रसूख है वर्ल्ड में काफ़ी हाई है, और उसके बावजूद चाइना की काफ़ी गलती है इसके जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना ने किया शुरुआत में, अब धीरे धीरे वो सामने आ रहा है। वो गलती होने के बावजूद भी चाइना ने एग्रेसिव स्टैंस दिखाया अपनी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के थ्रू। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले, अगर आपको याद ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको जो है टेलीग्राम के चैनल पे ये एक्सप्लेन कर सकूँ। टेलीग्राम का चैनल हमारा @civil's तैयारी है, तो वहाँ पे फिर मैं एक ऑडियो क्लिप डाल दूँगी अगर आपको याद नहीं होगा कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है। तो चाइना का जो एग्रेसिव स्टैंस है उसके वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से पता चलता है। उसके अलावा चाइना ने एक बहुत बड़ी गलती की कि उसने मल्टीपल फ्रंट्स पर जो है वॉर या मल्टीपल फ्रंट्स पर एग्रेशन जमाने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल उसने जो है सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सैंक्शंस करने की कोशिश की ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हांगकांग में, जापान में, और ताइवान में, इंडिया, वियतनाम। तो ये इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ
7 कंट्रीज़ के साथ चाइना ने एक साथ जो है मल्टीपल फ्रंट्स खोले हैं। किसी के साथ जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में घुसी है चाइना, किसी के साथ जो है ट्रेड वॉर कर रही है चाइना, किसी की जो है जो टेरिटरीज़ हैं उनको ब्रीच कर रही है, कहीं पे जो है एयर स्पेसेस किसी का ब्रीच कर रही है। तो चाइना का ये जो एग्रेसिव स्टैंस है, इसने उसके खिलाफ जो ओपिनियन थी, जो ऑलरेडी ख़राब हो रही थी, जो एक सेंटिमेंट कॉमन जनता का चाइना के खिलाफ जो है रिसेंटमेंट का बन रहा था, उसको और ज़्यादा हार्डन कर दिया है। चाइना ने अपने लिए जो है ट्रबल्स क्रिएट की हैं। देखिए, चाइना का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो चाइना खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। यूएसए ऑलरेडी सिग्नल कर रहा था कि वो जो है चाइना को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा और इसके लिए इंडिया की जो है हेल्प लेगा। रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के द्वारा। चाइनीज़ स्टूडेंट्स के ऊपर जो है यूएसए ने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं। चाइनीज़ ऑफिशियल्स को जो है ब्लैकलिस्ट किया गया है यूएसए में और इनको आने की मनाही है और इनको जो है सैंक्शन किया गया है क्योंकि इनके द्वारा जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस किए गए थे जिंगजियांग प्रोविंस में, जो कि उइगुर वाली जो प्लेस है वहाँ पर। तो इसके अलावा 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, मतलब कि बहुत बड़े शिप होते हैं, ये वॉर शिप्स होते हैं बहुत बड़े, और इनके अंदर जो है मल्टीपल बोट्स होती हैं, छोटे छोटे शिप इनके ऊपर लैंड कर सकते हैं, इवन हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट होती है। तो ऐसे 2 जो है बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स यूएसए के इस वक्त एट प्रेजेंट साउथ चाइना सी में हैं और वो जो है अपनी वहाँ पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उसके अलावा उनको ज्वाइन करने के लिए और आ रहा है यूके का एक शिप कैरियर ग्रुप। तो ये जो है साउथ चाइना सी में अभी खड़े हुए हैं और एक्सरसाइजेस होल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पे के द्वारा, जो कि और उसके साथ साथ वाइट हाउस का जो चीफ ऑफ स्टाफ है मार्क मीडोज, इन दोनों ने काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते हुए चाइना की तरफ कहा था कि थिंग्स, मतलब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं चाइना के और यूएसए के बीच में। अच्छा, एक चीज़ जो चाइना ने की इस पूरे एटीट्यूड में वो ये है कि 2 पार्टीज़ जो यूएसए की कभी किसी बात पे जो है एक कॉमन ग्राउंड में कंसेंसस नहीं फॉर्म करती हैं, उनको भी मिलाने का काम चाइना ने किया। दोनों पार्टीज़ चाइना की, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, वो जो है खुल के अभी चाइना के खिलाफ हैं। चाहे वो जो बिडेन हो चाहे वो ट्रंप हो, पॉलिसी जो अमेरिका में है इस वक्त, जो अमेरिका का मूड है वो चाइना के अगेंस्ट है और इससे जो है जो कोल्ड वार है वो तेज़ होगा। जैसे जैसे चीज़ें हीट अप हो रही हैं इंडिया के ईस्ट में, बहुत तरफ से जो है चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डील्स इस वक्त जो है, इस वजह से चाइना अपने आप को हेज करने के लिए चाइना ने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डील की है ईरान के साथ। और अब कुछ दिन में जो न्यूज़ होगा वो और थोड़ा साफ आएगा कि क्या बेसिक है, क्या न्यूज़ है, क्या चल रहा है। बट ये कहा गया था मीडिया में कि ईरान ने इंडिया को जो रेल प्रोजेक्ट था छबहार पोर्ट से जायदान तक का, जो कि अफ़गान ईरान बॉर्डर पर है, वहाँ से हटा दिया है। बट ईरान ने रिसेंटली जो एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि इस जो मीडिया में खबरें छपी हैं वो गलत हैं और ऐसा ईरान की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। बट हाँ, जो सिक्योरिटी डील ईरान और चाइना के बीच में हुई है उससे अगेन हमारा जो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था हमारा छबहार पोर्ट पे, वो हमारा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना वहाँ पे छबहार से थोड़ी दूरी पर, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर की दूरी पर वो अपनी एक ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिश कर रही है। अब क्योंकि ऑयल रिफाइनरी जो है चाइना इस्टेब्लिश कर रही है तो फ्रीक्वेंटली जो है चाइनीज़ जो कार्गो है वो छबहार के थ्रू ग्वादर तक जाएगा। एंड अगेन यहाँ से जो एक हमारा, क्योंकि ये छबहार पोर्ट इंडिया ने बिल्ड करके फंक्शनल किया है, तो अगेन यहाँ से जो एक इंडिया को एडवांटेज मिलना था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। चाइनीज़ भी इसका एडवांटेज उठाएंगे। तो हम जो है अब छबहार को एज अ स्ट्रैटेजिक हेड्ज अगेंस्ट पाकिस्तान के रूप में नहीं देख सकते। अगर आप ग्वादर सीपीईसी और चाइना का जो प्रेजेंस है ईरान में उसको एक साथ मिला के देखें तो कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रैटेजिक इम्प्लिकेशन है इंडिया के लिए काफ़ी जो है डेडली इम्प्लिकेशन हो जाता है। ओवरऑल ईरान की डील से इंडिया का जो है एनसर्किलमेंट पूरा हो गया चाइना के द्वारा। देखिए, जिबूती में इनका ऑलरेडी जो है एक मिलिट्री बेस है चाइना का, फिर उसके बाद यहाँ पे ईरान हो गया। ये जिबूती आपका जो लाई करता है ये इंडियन ओशियन में एकदम इधर की तरफ लाई करता है जिबूती। ईरान, जिबूती, अगेन यहाँ पे श्रीलंका है, मालदीव्स में भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। देन इधर
इधर अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश में तो आप ये देखिए कि पूरी तरह से इन्होंने जो है एनसर्कल कर लिया इंडिया को, और ईस्ट में तो ये लाई करते ही हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट चाइना के द्वारा कर लिया गया है इंडिया का। इमीडिएट इम्पैक्ट जो होगा वो हमारा जो इंडिया का आउटरीच है अफगानिस्तान, उसके ऊपर, अफगानिस्तान में जो आउटरीच है उसके ऊपर पड़ेगा। ईरान से हमें एक ऑल्टरनेट रूट मिलता था इंडिया को कि वो हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकें। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं काफ़ी क्लियर नहीं है कि ईरान ने एक्चुअली इंडिया को हटा दिया है कि नहीं। बट एक चीज़ जो क्लियर है, काफ़ी क्लियर न्यूज़ है, वो ये है कि चाइना और ईरान का जो एक स्ट्रैटेजिक एनक्लोजर है ये आसपास आए हैं, और पाकिस्तान भी साथ में ले लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का बहुत क्लोज नेबर है। तो ये तीनों कंट्रीज़ जो कि इंडिया के ये दोनों कंट्रीज़ जो कि इंडिया के स्ट्रैटेजिकली टोटल ऑपोजिट्स हैं, वो अगर उनकी प्रेजेंस ईरान में काफ़ी बड़ी होती है तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो एक आउटरीच थी अफगानिस्तान में वो डाइल्यूट हो जाती है। इंडिया का जो एक्सेस है अफगानिस्तान में वो लिमिट हो जाएगा, और इससे जो लिमिटेशन है ना केवल ट्रेड के टर्म्स में होगा, बल्कि इकोनॉमिक असिस्टेंस जो हम दे सकते थे या मिलिट्री असिस्टेंस, ये सारी जो असिस्टेंस है ये हमारी वीकन हो जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि इंडिया के लिए जो है अफगानिस्तान के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो अभी जो पाकिस्तान और तालिबान और यूएस की डील हुई थी उसमें ऑलरेडी इंडिया को जो है इंक्लूड नहीं किया गया था। इवन 6+1 में भी इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। ऑलरेडी अफगानिस्तान में हमारा इतना जो है पीपल टू पीपल आउटरीच होने के बावजूद भी स्ट्रैटेजिकली हमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। फर्दर मोर हमारी जो एक प्रेजेंस है वो कम होने से अफगानिस्तान अपने आप को इंडिया से काफ़ी दूर पाएगा। चाइनीज़ की जो प्रेजेंस है ना केवल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, सीपीईसी पूरा चाइना कंट्रोल करता है, तो इवन इनकी जो है मिलिट्री भी यहाँ पे रहती है सीपीईसी को गार्ड करने के लिए। अफगानिस्तान में भी चाइना का अच्छे खासे प्रेजेंस है, और ईरान में भी अब इनकी प्रेजेंस हो जाती है। तो इससे क्या होगा, चाइनीज़ को एक हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में भी एक अच्छी प्रेजेंस और अच्छा जो है चाइनीज़ का मूवमेंट कर सकते हैं, चाइनीज़ आसानी से इधर मोबिलाइज कर सकते हैं अपने आप को। फिर सेंट्रल एशिया ऑलरेडी जो है चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाई करता है, चाहे वो कजाकिस्तान हो, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का बना हुआ है, और चाइना बहुत ज़्यादा जो अपनी प्रेजेंस है वो सेंट्रल एशिया में जमाने की कोशिश कर रहा है। कजाकिस्तान में काफ़ी बड़े पैमाने में चाइनीज़ की प्रेजेंस है। फिर बाकी किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे भी जो है चाइनीज़ प्रेजेंस और चाइनीज़ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखा जाता है। सेंट्रल एशिया को आप चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नाप सकते हैं। रशिया के साथ भी काफ़ी जो है प्रॉक्सिमिटी है चाइना की, हालांकि अभी पुतिन के साथ इनके जो है एक दूरियां हैं वो क्रिएट होती जा रही हैं, बिकॉज चाइना जो ट्रेडिशनली रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था उसको जो है एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ी सी जो है दूरियां हैं। बट अगेन अभी भी रशिया और चाइना काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी अच्छे एलाइज हैं। इन केस अगर कोई भी कोल्ड वॉर होता है तो रशिया इंस्टेड ऑफ साइडिंग विद इंडिया, जैसे कि उसने 1960s में किया था, इस बार रशिया ऐसा नहीं करेगा। इस बार रशिया जो है दूर से तमाशा देखेगा, और रशिया न केवल इंडिया को प्रोवाइड करता है सप्लाईज हमारी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, बल्कि चाइना के लिए भी एक बड़ा प्रोवाइडर है। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल एशिया है और रशिया है, इसमें हमारी जो एक पहले एक ज़्यादा प्रेजेंस थी, ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, वो अभी डाइल्यूट हो चुकी है चाइना के द्वारा। फिर एक नया जो अलायंस क्रिएट हो सकता है, नया जो एक्सेस क्रिएट हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट, वो PRIC है। प्रिक यहाँ पे कोई पन नहीं कहा जा रहा। P फॉर पाकिस्तान, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान एंड C फॉर चाइना। तो अगर ये एक्सेस क्रिएट हो जाता है तो ये देखिए पूरा इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है और जो सेंट्रल एशियन है, पूरे ये जो एरिया है, ऑलरेडी रशिया और ईरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। चाइना का स्ट्रेंथ पैसे के दम पर है, और ईरान जो है पैसे कैश स्ट्रिप्ड है, ईरान को पैसे की ज़रूरत है, तो चाइना यहाँ पे इस कमी को फुलफ़िल कर सकता है। प्रिक का अगर अलायंस बनता है या अगर ये एक्सेस क्रिएट हो जाता है, जो कि एक काफ़ी लंबे टाइम से ड्रीम रही है पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिस्ट की, ये अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। और ये एक ऐसा आइडिया है जो कि कई बार फ्लोट किया जा चुका है और अब ये रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इस अलायंस का क्या इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? एटलीस्ट ये इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट है, स्ट्रैटेजिक जो हमें हेज मिली हुई थी वेस्ट में, उसको डिमोलिश कर देगा, और हमारी जो इकोनॉमिक, एनर्जी, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल सिक्योरिटी है उसको एंडेंजर करता है।
ईरान ने जो भी किया वो उसको जो उसके इंटरेस्ट में बेस्ट था वो किया ईरान ने। उसको जो है पुश किया गया था एड्ज पर यूएसए के द्वारा, और ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बल्कि जो लाइफलाइन चाइना ने थ्रो की है उसको एक्सेप्ट करना ही ईरान के पास ऑप्शन था। चाइना ने 2016 में भी बहुत सारे जो है एग्रीमेंट साइन किए थे, और ये जो नींव रखी गई है ये जी जिनपिंग का जब ऑफिशियल विजिट हुई थी 2016 में तेहरान के लिए, उस वक्त ये जो है नींव रखी गई थी। उस वक्त एक टारगेट रखा गया था कि बायलेटरल ट्रेड के द्वारा $600 बिलियन को जनरेट किया जाएगा 10 साल में। बट यूएसए के सैंक्शंस रीइम्पोज करने की वजह से ये ग्रांड प्लान जो है थोड़े दिन के लिए पीछे रख दिया गया था चाइनीज़ के द्वारा, क्योंकि उस वक्त चाइना और यूएसए के संबंध अच्छे थे। अब क्योंकि चाइना और यूएसए के संबंध थोड़े से डिटीरियोरेट हो गए हैं, और चाइना जो है इतनी परवाह नहीं करता कि यूएसए क्या जो है क्या इम्पोज कर रहा है, क्या सैंक्शंस नहीं इम्पोज कर रहा है, और चाइना के पास इस वक्त मनी है देने के लिए। तो ऐसे में चाइनीज़ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना के लिए ये स्ट्रैटेजिक हित में है कि वो ईरान को जितना हो सके उतना मनी दे, जिससे कि वो यूएसए की जो पावर है उसको डिफाई कर सके, मिडिल ईस्ट में अपना जो वर्चस्व है उसको कायम कर सके। अमेरिकन्स ने बहुत तेज़ी से जो है वहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जो है चाइना के बैकयार्ड में खड़ा है इस वक्त, क्योंकि जो 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं वो चाइना के बैकयार्ड में खड़े हैं। और अमेरिका ने बहुत बोल्डली, बहुत लाउडली चाइना को वार्निंग दी है कि इस तरह से जो चाइना का खेल चल रहा है, जहाँ पे वो टेरिटोरियल सिक्योरिटी UNCLOS को जो है नहीं मानता, इन चीज़ों को जो है तवज्जो नहीं देता, तो उस पर एक जो है काफ़ी एग्रेसिव स्टैंस यूएसए के द्वारा लिया गया है। चाइनीज़ ने बहुत रिएक्ट किया तुरंत ही, और यूएसए के अगेंस्ट जो है अभी तनातनी चाइना की और यूएसए के वर्बल लेवल पर, और आप देखें तो ऑन द शो थिएटर लेवल पर ये तनातनी चल रही है। और दोनों लोगों को पूरी आशंका है कि ये जो एक थ्रेट है काफ़ी रियल है, और कॉन्फ्लिक्ट को जो है ये दोनों कंट्रीज जो है रूल आउट नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अब यूएसए की अगर आप बात करें तो यूएसए की और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक अलायंस है, जो मतलब कन्वर्जेंस है ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में तो 95% तक कन्वर्जेंस है। मतलब अगर आप साउथ चाइना सी की बात करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे, इंडो पैसिफिक की बात करेंगे, तो यूएसए और चाइना की जो कन्वर्जेंस है ऑलमोस्ट 95% है। बट इन द वेस्ट यूएसए की जो कन्वर्जेंस है वो इंडिया के अगेंस्ट ओनली 5% जो है यूएसए और इंडिया की कन्वर्जेंस है। फॉर एग्जांपल आप देखिए इंडिया जो है काफ़ी वोकली पैलेस्टीन के इशू को सपोर्ट करता है, जबकि यूएसए नहीं करता है। ईरान की अगर आप बात करें तो इंडिया ईरान के साथ अलाइन करना चाहता है, बट यूएसए जो है सऊदी अरेबिया के साथ अलाइन करके पूरा हार्म करने की कोशिश करता है ईरान को। तो इंडिया के वेस्ट में जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस यूएसए और इंडिया का ओनली 5% है, और इंडिया के ईस्ट में 95% है। पर अगर कोई वॉर होता है तो दोनों तरफ से जो है स्ट्रैटेजिकली देखा जाएगा, ईस्ट और वेस्ट कहीं से भी जो है निशाना साधा जा सकता है। और इंडिया जो सबसे बड़ा अभी लूज़ कर रहा है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, जो सेंट्रल मिडिल ईस्ट है, जो हमारा सेंट्रल एशिया है, इन पार्ट्स को कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली इंडिया बहुत बड़े बैकफुट पर है, बहुत पीछे है चाइनीज़ से और रशियन से। इवन पाकिस्तान का जो एक वर्चस्व है इस एरिया में इंडिया से ज़्यादा है। ऐसे में जब इंडिया जो है एकदम कोल्ड वॉर के बीचों बीच में खड़ा है, एक साइड ईस्ट में एक साइड वेस्ट में, दोनों तरफ से जो है चाइना का घेराबंदी होने की कोशिश करे, चाइना वेस्ट में अपने अलायंसेस बना रहा है, ईस्ट में इसके ऊपर जो है अटैक हो सकता है, तो ऐसे में इंडिया जो है नेचुरली फलक्रम पे लाई करता है। और ये जो न्यू दिल्ली का जो भी स्टांस होगा ये जो है वर्ल्ड के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इंडिया अगर अपने कार्ड्स को स्मार्टली प्ले करे, अगर वो सबसे ज़्यादा जो गेन होगा वो इंडिया को होगा। अगर इंडिया एम्बीवैलेंट रहता है और अपने मतलब ज़्यादा हेड्ज करने की कोशिश करता है, तो हम जो है सबसे बड़े लूज़र होंगे। इमर्जिंग जो सिनेरियो है यहाँ पे न्यूट्रलिटी जो है सबसे बुरी ऑप्शन है इंडिया के लिए। न्यूट्रल आप नहीं रह सकते, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जब हम चाइना के कैंप में चले जाएं, क्योंकि इससे जो है हम सर्विट्यूड में जाएंगे, हमें जो है गुलामी जो है सहनी पड़ेगी। यूएसए और इनकी एलाइज के साथ अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो ये थोड़ी अनइक्वल होगी, ये पार्टनरशिप थोड़ी सी अनइक्वल होगी, तो हम पूरा अलायंस यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने देखा 95% कन्वर्जेंस जो है ईस्ट में है, बट केवल 5% जो है वेस्ट में है। ऐसे में पार्टनरशिप ऑब्वियसली ये थोड़े से पावरफुल एलाइज हैं, हम थोड़े से लेस पावरफुल हैं, तो उस सिनेरियो में हमारी जो है अनइक्वल पार्टनरशिप होगी, और पावर डिफरेंशियल की वजह से यूएसए जो है फर्स्ट होगा अमंग द इक्वल्स, इससे जो गेन होगा वो यूएसए का होगा। तो बेनिफिट्स यूएसए को टर्म्स ऑफ ट्रेड और इन सब चीज़ों में बेनिफिट हो जाएगा अगर यूएसए लेड अलायंस हम करते हैं, तो इवन
देन हमें जो बेनिफिट होगा वो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा और इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी होगा। अगर इंडिया जो है एक स्ट्रैटेजिक अपने आप को एडवांटेज लेकर के चले, अगर इंडिया ये रियलाइज़ करे कि ये फलक्रम पे लाई करती है और सारे रोड्स इंडिया से होके निकलते हैं, तो इंडिया जो है काफ़ी अपनी पोजीशन को एक्सट्रैक्टिव कर सकती है और एक एक्सपेंशनिस्ट चाइना को जो है रोकने चेक करने के लिए इंडिया जो है एज अ फलक्रम, एज अ नीडल के रूप में एक्ट कर सकती है। देखिए, चाइना एक ऐसा बुली है जो कि किसी के साथ किसी का भी सगा नहीं है। मतलब आप चाइना के लिए कह सकते हैं कोई भी ऐसा सगा नहीं चाइना का जिसको चाइना ने ठगा नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो रशिया हो, सभी को चाइना ने कहीं ना कहीं कुछ मात दी है। तो अब इंडिया अगर इस फलक्रम को यूज़ करके वेस्ट के साथ एक पार्टनरशिप करे, बट अगेन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो इंडिया ज़्यादा गेन कर सकता है। अब ये इंडिया को सोचना है कि इंडिया किस तरह की आगे पॉलिसी बनाएगा। एक चीज़ क्लियर है कि नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी वर्कआउट नहीं करेगी। अगर हम न्यूट्रल रहते हैं तो हमें दोनों तरफ से प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। एक जो पॉजिटिव चीज़ इंडिया के पास है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, और क्योंकि कंपनीज अभी जो है यूएसए से चाइना से डीकपल करने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसे में हम वेस्ट और ईस्ट में एक अच्छी पार्टनरशिप बना करके और अपने जो डायस्पोरा है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करके अगर हम अपना कल्चरल और मॉरल और उसके साथ साथ मार्केट बेस्ड अगर हम एडवांटेज शो करने की कोशिश करें, तो शायद हम जो है इस स्ट्रगल में काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। तो अब ये वर्ल्ड जो धीरे धीरे देखने के पता चलेगा, बट हम बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स में रह रहे हैं। हमारे सामने हिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है, एंड एज अ फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स में भी हम में से कुछ लोग इस पॉलिसी मेकिंग का एक हिस्सा होंगे। तो इसलिए हमें जो है काफ़ी पता होना चाहिए, दिमाग एकदम खुला रहना चाहिए, पॉलिसी इस तरह से बननी चाहिए जिससे कि सबसे पहले हमारा जो है सेल्फ इंटरेस्ट हमें वो करें। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी टाइम से मीन्स सिंस पास्ट 10-15 ईयर्स काफ़ी जो है सेल्फ सेंट्रिक हो रही है, और जितना ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होगी उतना ज़्यादा हम इस इंटरनेशनल स्ट्रगल में गेन करेंगे। मॉरल स्टैंड से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है प्रेडिक्शंस पैंडेमिक्स एंड पब्लिक हेल्थ। ये एक फ़िलासफ़िक आर्टिकल है जो फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, अच्छा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी लोगों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ से एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एक जो क्वेश्चन बन सकता है जो मैं सोच पा रही हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे पास एक कैपेसिटी होती है, ह्यूमन बींग्स को एक कैपेसिटी है कि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं चीज़ों को, इवेंट्स को, टेंडेंसीज़ को, और हम जो है ये मतलब जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। तो इंट्यूशन और अगर इसको हम जो है अपनी एक्सपीरियंस के साथ जोड़ लें तो इंट्यूटिव जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी हेल्प करती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इंट्यूटिव इंटेलिजेंस को आजकल लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि सबको डर रहता है कि हो सकता है हमारी जो इंट्यूशन है वो गलत हो जाए। अब देखिए, ये जो सार्स का वायरस आया था वो और जो मर्स का वायरस आया था, तो एक इंट्यूशन जो है साइंटिफिक कम्युनिटी में था कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो फ्यूचर में हो सकते हैं, बट हमने जो है इसको लेकर के कोई जो एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी नहीं डेवलप की, और उसका जो खामियाजा है वो हमें इस वक्त पैंडेमिक के रूप में भुगतना पड़ रहा है। तो इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है कि इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जो कि एक अच्छा ट्रेड होता है, जो कि हम पॉजेस करते थे, उसको जो हमने लूज़ किया है उससे काफ़ी बड़ा एक हमारे लिए लॉस है एज ह्यूमैनिटी। उसका जो उसमें जो हमने पे किया वो काफ़ी बड़ा जो है पे किया है। फिर बहुत सारे जो है टर्म्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव जनरोसिटी, कॉग्निटिव जनरोसिटी, यहाँ पे जो हम मतलब कहा गया है कि हम एक ट्रेट ओन करते थे जिसका नाम है कॉग्निटिव जनरोसिटी। कॉग्निटिव जनरोसिटी का मतलब कि हम अगर चीज़ों को, मतलब जो कॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है समझना, मतलब अपने सेंस ऑर्गन से लेना और उसको जो है मतलब रिकॉग्नाइज करना, उसको कॉग्निशन कहा जाता है। और कॉग्निटिव जनरोसिटी का मतलब होता है जब हम एक वाइड एरिया में, मतलब किसी का जो है नैरो सेंस में ना लेकर के अगर हम एक वाइड सेंस में किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करें, तो शायद उससे क्या होता है कि हम जो है फ्यूचर रेडी ज़्यादा अच्छे से रह पाते हैं। तो काफ़ी पहले जो है हमारे पास ये, जब हम जंगलों में रहते थे, इवन हमारे मेडिवल टाइम्स में हमारे पास ये ट्रेट था कि हमारे पास एक कॉग्निटिव जनरोसिटी थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं थे जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकें। अब देखिए, गैजेट्स की जो एक दुनिया हो गई है उसमें हमने क्या किया है, हमारा बहुत, देखिए नो डाउट हमने बहुत कुछ गेन किया है,
बट कुछ चीज़ें हमने लूज़ आउट भी की हैं। और एक चीज़ जो हमने लूज़ आउट की है काफ़ी बड़े तौर पे, वो है हमारा सेंस ऑफ इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, और दूसरी चीज़ जो हमने लूज़ आउट की है वो हमारी कॉग्निटिव जनरॉसिटी है। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो हमारे पास एक अच्छी कैपेसिटी थी कि हम जो है सही डिसीजंस ले सकें और हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें, एंटिसिपेट कर सकें कि क्या होने वाला है। और ये जो एंटिसिपेटरी नॉलेज है ये आने वाले खतरों के लिए हमें आगाह करके रखती थी और हम जो है बेटर प्रिपेयर्ड रहते थे आने वाले खतरों को लेकर के। पैंडेमिक के वक्त हमने ये रियलाइज़ किया कि एज अ ह्यूमैनिटी हमने इस जो हमारे पास ये जो कॉग्निटिव फैसिलिटी थी इसको लूज़ आउट किया है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो लॉस हुआ काफ़ी बड़ा है। अब इस वजह से जो है इनको कंट्रोल, अब यहाँ पे कुछ प्रेस्क्रिप्शंस दिए गए हैं कि हम क्या कर सकते थे फिलॉसफिकली अगर हम अपने इन आइडियाज़ को लेके चलते और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अगर हम डिपेंडेंस नहीं करते तो शायद हम इसको कंट्रोल कर सकते थे। तो इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर पाते हम स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक को। और इसके लिए हमें जो है क्या करना चाहिए अब आगे, तो हमें जो है एक अच्छा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है प्रपोज करना चाहिए, जनरेट करके रखना चाहिए। अब हम जो है ये एक पैंडेमिक भी अगर वेकअप कॉल के रूप में नहीं आता और ये एक सिविल सोसाइटी के अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं क्रिएट करता कि एक अच्छा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हो, तो शायद इस तरह के पैंडेमिक्स होते रहेंगे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि कब कौन सी कंट्री का दिमाग फिर जाए और कौन जो है बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने लगे। फिर वायरसेस भी बहुत जल्दी ट्रांसम्यूट होते हैं, बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि अब हम अपने मतलब चेंजेस कर सकें। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि अगर देखिए हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता तो कहीं ना कहीं ये पैंडेमिक को कंट्रोल कर लेता। तो आप ये बिलीव करेंगे कि अगर आपको इतना पता था, डिटेल वार्निंग दी गई थी सार्स के वक्त, तो एंटिसिपेशन में क्या करना चाहिए था कि हमें जो है ना केवल एक अच्छा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाना चाहिए था, बल्कि इसको इस तरह से हमें इक्विप करके रखना चाहिए था कि ये आने वाले पैंडेमिक्स को कंट्रोल कर सके। इसके लिए क्योंकि देखिए वो रेस्पिरेटरी वार्निंग ही दी गई थी कि रेस्पिरेटरी वायरस आ सकता है, और हमें जो है डिस्टिंक्शन बताया गया था कि मास्क यूज़ करना है, रेस्पिरेटर्स यूज़ करने, एक्सेसरीज यूज़ करने हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में डिस्टिंक्शन है वो एकेडमिक और आर्केन डिस्टिंक्शन है, मतलब कि क्या होना चाहिए, एकेडमिकली क्या बताया और प्रैक्टिकली क्या हुआ। तो जो लोग मतलब इस कंट्रोल करने के लिए एंटिसिपेटरी इंटेलिजेंस का है यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरह के पैंडेमिक्स हमें झेलने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा ये मतलब ये एक आइडियोलॉजिकली हमें जो है आर्टिकल हमने देखा, फिलोसफिकल आर्टिकल था। नेक्स्ट हमें जो देखना है आर्टिकल वो है द लॉस्ट वॉइस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है कि कहीं ना कहीं जो हमारी 19th और 20th सेंचुरी में यूनिवर्सिटीज़ थी, ये 19th सेंचुरी में अगर आप बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसा जो है एरिया थी जहाँ से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ इंडिया का, और अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस के फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत बड़ा हाथ था। स्टूडेंट्स ने जो इंटेलिजेंसिया थी इसने जो है एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हमें जो है हर्ट कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स जो है हमें हमारा जो एरिया, हमारी जो कंट्री है उसको हमें रूल कर रहे हैं। तो जहाँ पर एक ऑन वन हैंड जहाँ पर ब्रिटिशर्स की मंशा थी कि वो जो है पढ़े लिखे बाबूज़ को क्रिएट करें, इंडियन वाइट बाबूज़ को क्रिएट करें, बट अल्टीमेटली एक अच्छा जो है इंटेलिजेंस से क्रिएट हुआ था। फिर एक इंटेलेक्चुअल रिजीम आया, और जहाँ पे जो है JNU की बात करेंगे आप, BHU की बात करें, या फिर आप जो है IITs की बात करें, IIMs की बात करें, यहाँ से एक हमारी एलाइट इंटेलिजेंसिया थिंक टैंक्स वगैरह क्रिएट हुए हैं। अच्छे नर्चरिंग ग्राउंड रहे, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे जो हाई डिग्निटरीज हैं इन इंस्टीट्यूशन से, इन हायर सीट ऑफ लर्निंग से पास आउट हुए हैं। अल्टीमेटली अभी ये हमारा जो है मूवमेंट था एक नेशनल स्ट्रगल से लेकर के, आप देख सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर आना और इंटेलिजेंसिया थिंक टैंक्स के रूप में इनकी जो है मदद रही है, चर्निंग ग्राउंड्स रहे हैं, नई नई थ्योरीज लेकर के आए हैं। फाइनली अब क्या हुआ 2020 में ये ब्यूरोक्रेसी का द्वारा सेंट्रलाइजेशन किया गया है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। कोविड की वजह से एक चीज़ जो अभी देखी जा रही है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं बहुत सारे मामलों में, उनमें से एक एरिया है UGC के द्वारा इम्पोजिशन करना डे टू डे फंक्शनिंग का के ऊपर हायर सीट्स ऑफ लर्निंग की। तो डिसीजंस जो है कब कंक्लूजन होगा एकेडमिक टर्म का, किस तरह से इवैल्यूएशन करना है, टीचर लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये सारे डिसीजंस जो है यूनिवर्सिटीज़ ना लेकर के ये डिसीजंस ऊपर से इम्पोज किए जा रहे हैं।
इससे क्या होता है कि जो एक यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी है वो थोड़ी सी जो है चेंज हो जाती है और यूनिवर्सिटीज़ जो है जैसे फंक्शन करनी चाहिए वैसे फंक्शन नहीं कर पाती। इसीलिए अब ये टाइम आ गया है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन को जो है अपनी लॉस वाइज रिकवर करनी चाहिए और जो फर्टाइल एकेडमिक स्पेस है वो रिस्टोर करना चाहिए, जहाँ पे आइडियाज़ का डिस्कशन हो सके और सप्रेशन या डिसमिसल ना हो आइडियाज़ का। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। तो आर्टिकल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सटेंशन किया है SC/ST सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि वो जो डिसेबल्ड का रिजर्वेशन है वो SC/STs को भी दिया है। आपको पता होगा मल्टी जो डिसेबिलिटी है उनको 3% का डिसीजन रिजर्वेशन 2016 की एक्ट के द्वारा दिया गया था। अब इसको बढ़ा करके 5% कर दिया गया था, ठीक है, 5% तक कर दिया गया है। तो अब ये जो रिजर्वेशन था ये सिर्फ हैंडीकैप्स को था, ये मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं था। अभी हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग की है कि जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं डिसेबिलिटीज़ में और सोशली बैकवर्ड भी हैं तो उनको जो है वो इस बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए जो SC/STs को मिलते हैं। इसीलिए जो रिलैक्सेशन है कुछ परसेंटेज का क्वालिफाई करने में, वो रिलैक्सेशन जो है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। 2012 में जो केस आया था हाई कोर्ट के सामने वो ये था कि यूनिवर्सिटी ने 10% का कंसेशन दिया था SC/ST कैंडिडेट्स को और 5% का कंसेशन दिया था डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को। हाई कोर्ट ने रूल किया इस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स के अगेंस्ट और कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। लार्जर प्रिंसिपल ये था कि जब तक आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं इम्पार्ट कर रहे हैं डिसेबल्ड लोगों को तो तब तक कोई मीनिंगफुल एनफोर्समेंट उनके राइट्स का नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं या फिर जो लेजिस्लेशंस के बेसिस पे प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो है ज़्यादा एप्लीकेबल तभी हो सकता है जब आप एक फ्रेश लॉ को लाएंगे और जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट हो। और राइट ऑफ डिसेबिलिटी दी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है उसको अच्छे से आपको एनफोर्स करना पड़ेगा। काउंटर पॉइंट ये है कि इस तरह की अगर आप डिस्टिंक्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं डिसेबल्ड या SC/ST के बीच में तो क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आप इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी को सोशल डिसेबिलिटी पर और एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन के द्वारा सफ़र किया जाता है। जैसे जो लोग सोशल बैकग्राउंड के हुए हैं, डिसेबल्ड पर्सन का जो सोशल बैकग्राउंड है ट्रेडिशनली हो सकता है कि वो प्रिविलेज कम्युनिटी से हो और उनको कुछ एडवांटेज मिले SC/ST से जो लोग हिस्टोरिकल और सोशल डिसेबिलिटी को सफ़र कर रहे थे। बट ये हमेशा ऐसा केस नहीं होता। दिल्ली हाई कोर्ट ने साइड किया कि बहुत कम लिटरेसी रेट है और एम्प्लॉयमेंट रेट है उन लोगों के अंदर जो कि डिसेबल्ड हैं। एजुकेशनल इंडिकेटर्स ने भी कैप्चर किया था 2001 के सेंसस में कि लिटरेसी जो डिसेबल्ड में थी वो इलिटरेसी जो डिसेबल्ड में थी वो जनरल पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा थी। डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो स्कूल के बाहर थे वो काफ़ी हाई थे बाकी सोशल कैटेगरीज से इंक्लूडिंग SC/STs। 2001 का जो सेंसस है ये शो करता है कि जो इलिटरेसी थी डिसेबल्ड में वो 51% है। आप देखिए कितनी ज़्यादा इलिटरेसी है डिसेबल्ड के अंदर। इस तरह के एविडेंसेस जो है उनके एम्प्लॉयमेंट में भी दिखाई देते हैं। 2016 की जो लॉ थी वो उसने जो है कोटा को रेज किया 3 से 5% बट और इंसेंटिव्स को एनविसाज किए थे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर उनको हायर करे। बट पूरी तरह से इसको इफेक्ट देने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको जो है तो कुछ और बेनिफिट्स दिए जाएँ जिससे कि कोई भी पॉपुलेशन सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स में से बाहर एग्जिस्ट ना करे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।